What is the half-life of a radioactive sample in minutes if its mean life is 200 seconds? ठीक है, मीन लाइफ का हमें बताया गया है कि वो 200 सेकंड्स है। हाफ लाइफ हमें फाइंड करनी है और आंसर हमें देना है मिनट्स में, जबकि हमें जो गिवन वैल्यू है वो सेकंड्स के अंदर है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, सेकंड से मिनट में हम कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन पहले हाफ लाइफ को फाइंड करेंगे। अब फार्मूला क्या है, हाफ लाइफ और मीन लाइफ के बिटवीन का जो रिलेशन है, तो आपको पता है कि वो क्या है कि हाफ लाइफ जो T1/2 में लिख दूँ, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाई बाय मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। तो मीन लाइफ को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 0.693 से, तो हमें इन सेकंड्स हाफ लाइफ मिल जाएगा। ठीक है, कि सेकंड्स में कितना है, फिर उसको डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा मिनट में। अब मल्टीप्लिकेशन आप लोग कैसे करोगे, मेडिकल के स्टूडेंट हो तुम लोग, तो आपको तो मैथ्स आती नहीं है, थोड़ी बहुत आती है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में से कहता हूँ, थोड़ा ये भी काम की चीज़ है, आप सीख लीजिए कि अगर आपको इस तरह का कोई बड़ा नंबर 200 मल्टीप्लाई बाय 0.693 कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। सिंपली क्या करें, इसके जो 2 ज़ीरोज़ है ना, इस 2 ज़ीरोज़ को छोड़ के आप सबसे पहले लिखे 2 ज़ीरोज़ अपने आंसर में। ठीक है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और 2 ज़ीरोज़ आपने लिख दिए। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें बारी बारी, पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। सॉरी अगर कोई शोर बैकग्राउंड में आ रहा हो तो आई एम रियली सॉरी। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 1 इधर कैरी हो जाएगा, एंड 2 6 12 + 1 इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन अब देखें, ये जो पॉइंट वाला जो डेसिमल वाला नंबर है, इसमें डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, राइट साइड से देखें, 1 2 3 डिजिट्स के बाद 0 है, तो आंसर में भी 3 डिजिट्स के बाद 0 लगा है, मतलब 6 के बाद राइट साइड से जो है आप काउंट करें और 6 के बाद 0 लगाए, तो आंसर क्या आता है आपको 138.6, लेकिन ये सेकंड्स में है। 138.6 सेकंड्स ये हमारा हाफ लाइफ है। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर, तो सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 60 पर, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, डेसिमल बड़ा नंबर है, अगेन मसला बन गया, तो कोई मसले की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़े ट्रिक से सॉल्व करते हैं। और ट्रिक ये है कि 138 को अगर आप 60 पे डिवाइड करें तो 62 × 120 बन जाता है। तो एक बात कन्फर्म है कि ये 2 से ग्रेटर होगा। ठीक है, 2 से ग्रेटर होगा, और 2.5 के लिए 60 को 2 पे डिवाइड करें ना तो 30 बन जाता है, इसका हाफ, और 120 के साथ हाफ को ऐड करें तो 150। अगर ये 150 से ग्रेटर होता तो 2.5 से ग्रेटर आंसर होता, लेकिन ये 2.5 से 150 से कम है, 138 से 150 से कम है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो इसका आंसर 2 और 2.5 के बिटवीन होगा, 2 और 2.5 के बिटवीन होगा। अब अपने गिवन ऑप्शंस को देखें कि 2 और 2.5 के बिटवीन का आंसर कौन सा है। ए क्या है, 0.69, ये नहीं हो सकता। बी क्या है, 2 भी नहीं हो सकता, 2 से ग्रेटर होगा। सी क्या है, 2.57, 2.5 से ग्रेटर है, ये भी नहीं हो सकता, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है 2.31। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सूर्य अगर लेक्चर थोड़ा लेंथी हो, लेकिन चीज़ों को सीखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इन द टाइम ऑफ 7 आवर्स इफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ 7 आवर। अगर एवरेज लाइफ 7 आवर्स है तो 7 आवर्स में क्या होगा। याद रखें, एवरेज लाइफ वो लाइफ होती है जिसमें किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की अबाउट 63.2% एटम्स या न्यूक्लियस वो डिके हो जाते हैं। 63.2, तो 63.2 50% से ग्रेटर है, मतलब हाफ से ज़्यादा जो न्यूक्लियाई है वो डिके होती है। तो हाफ लाइफ, हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव, नहीं हाफ नहीं, क्योंकि उसको फिर हाफ लाइफ बोलते हैं। लेस देन हाफ ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई डिके, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, मोर देन हाफ ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई डिके। ठीक है, हाफ से ज़्यादा न्यूक्लियाई वो डिके होंगे एवरेज लाइफ के पीरियड में। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 एटम इज दैट। इन दोनों के बिटवीन का डिफरेंस क्या है। याद रखिए, दोनों का डिफरेंस क्या है, मास में डिफरेंस है ना, एटॉमिक मास में डिफरेंस है, एक का कम है एक का ज़्यादा है। तो एटॉमिक मास में डिफरेंस किस वजह से होते हैं, न्यूट्रॉन्स की वजह से होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर सेम होता है। ठीक है, तो 238 में न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो इसमें 238 में 3 न्यूट्रॉन ज़्यादा है। मास नंबर में डिफरेंस हमेशा न्यूट्रॉन्स की वजह से होती है। क्यों, क्योंकि अगर आपने
प्रोटॉन को ज़्यादा कम कर दिया तो उसके रिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी कम ज़्यादा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक 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 एक, एक न्यूट्रल एटम में दोनों हमेशा सेम होंगे न्यूट्रल एटम में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, विच टू न्यूक्लियाई कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को डिवाइड माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। तो कार्बन क्या है 12 और 6, 12 से 6 को माइनस करें क्या बन जाएगा, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इसमें, और इसमें 14 माइनस 6 8 है, तो दोनों में इक्वल नहीं है। बी को देखें, नाइट्रोजन 23 से 11 को माइनस करके क्या बन जाता है 12 बन जाता है, और 24 से 12 को माइनस करके भी 12 बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। ठीक है, सिंपली क्या करें, ए एटॉमिक मास से डिवाइड करें जी एटॉमिक नंबर को, तो इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, what is the ratio of the nuclear densities of two nuclei having mass numbers in the ratio 1:4। अगर मास नंबर 1:4 है तो न्यूक्लियर डेंसिटीज की रेशो क्या होगी। रिमेंबर, न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, तो उनका रेशो कुछ भी हो, न्यूक्लियर डेंसिटीज का रेशो हमेशा 1:1 होगा, क्योंकि ये मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द रेडियस फॉर एन एटम इज डैश टाइम्स द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। एटम का रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस से कितने टाइम्स ज़्यादा ग्रेटर है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल, जो एटम का रेडियस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज होता है 10 to the power -10 मीटर, 10 to the power -10 मीटर, ये एटम के लिए होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज होता है 10 to the power -15 मीटर। ठीक है, तो अब आप डायरेक्टली देखकर ये ना सोचें कि 5 टाइम्स ग्रेटर है, नहीं, 5 टाइम्स ग्रेटर नहीं है। आप अगर इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले को नीचे पर डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन का तरीका क्या है कि हम इसको ये, चलो मैं कर लेता हूँ, अगर आप इस तरह डिवाइड करते हैं ना, तो ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा डिवीजन में, और ये -15 क्या बन जाएगा ऊपर, +15 बन जाएगा। ठीक है, तो +15 और -10 इज इक्वल टू व्हाट, 10 to the power +5। ठीक है, होप समझ आई होगी, इतना मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं है। तो 10 to the power +5 इतने टाइम्स न्यूक्लियस जो है वो ग्रेटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा बीटा एंड गामा आर एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियसली, ऑप्शन बी व्हेन इट इज हीटेड, ऑप्शन सी व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद अदर पार्टिकल्स, एंड डी व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू लाइट। तो रिमेंबर स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो डिके है या जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसके लिए कोई एक्सटर्नल कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती, कोई टेम्परेचर, कोई इंटरेक्शन, कोई हीट, इस तरह चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद बहुत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 8, द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड गामा रेज इज। अल्फा बीटा गामा का पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर पूछ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, पेनिट्रेशन का जो पावर है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है एनर्जी के साथ। जिस पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, गामा रेज की ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सारे की सारी एनर्जी है, मास उसका होता नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, तो उसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा, फिर बीटा, फिर अल्फा। ठीक है, सबसे ज़्यादा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारे लेस देन में गिवन है, ये वाला ऑप्शन इन ऑप्शंस में नहीं है, तो आप इसको उल्टा करें तो सबसे कम अल्फा की, फिर बीटा की, और फिर गामा की। तो अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन गामा, ऑप्शन डी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ गिवन रिएक्शन XAZ, फिर उसके बाद क्या बन जाता है, A कांस्टेंट रहता है, Z के साथ 1 ऐड हो जाता है, फिर A से 4 माइनस हो जाता है, फिर 1 माइनस, ये एक रिएक्शन हमें गिवन है। हमें कहते हैं कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर एमिटेड इन द सीक्वेंस। ये बताया कि ये जब इस वाले स्टेज से इसमें आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन से पार्टिकल को एमिट करता है, फिर सेकंड फेज में कौन से पार्टिकल को एमिट करता है, फिर थर्ड फेज में कौन से पार्टिकल को एमिट करता है। एक रूल याद रखें, कंसेप्ट पहले समझे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल, तो एटॉमिक मास से 4 माइनस होगा। ठीक है, एटॉमिक मास से 4 माइनस होगा, और एटॉमिक नंबर से 2 माइनस होगा। ठीक है, जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा, मैं 0 लिख देता हूँ, और एटॉमिक मास के साथ 1 ऐड होगा।
+1 होगा। ठीक है, जब गामा पार्टिकल इमेट होता है तो ना एटॉमिक मास पे इफेक्ट पड़ता है, ना ही एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दोनों में कोई चेंज नहीं आता। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में अगर एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4 हो और एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 हो तो अल्फा पार्टिकल होगा। अगर एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 हो तो बीटा पार्टिकल होगा। अगर दोनों पर इफेक्ट ना हो तो गामा पार्टिकल होगा। इस तरह से हम देखेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो ये कंसेप्ट याद रखिए। देखिए पहले वाले जो रिएक्शन है उसमें देखिए ए वही रहे, एटॉमिक मास वही है, उसमें चेंज नहीं आया। जबकि एटॉमिक नंबर को अगर आप देखें तो उनके साथ 1 ऐड हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है कि पहला कौन सा पार्टिकल रिलीज हुआ है, बीटा। बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि गिवन ऑप्शंस में से जो पहला बीटा वाला है तो वो बी है, बी में पहला बीटा है ना। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि बाकी में बीटा पहला है ही नहीं। लेकिन चले बाकी भी देखते हैं। सेकंड रिएक्शन में क्या है, ए से 4 माइनस है और जेड से 2 माइनस है, क्योंकि ये जेड +1 है ना। तो अगर आप +1 है, सॉरी जेड +1 -2 आप करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, +1 और -2 -1, तो ये जेड -1 बन जाएगा। ठीक है, तो पहला बीटा पार्टिकल है, फिर अल्फा पार्टिकल है और फिर दोनों सेम है, वही A-4 और Z-1 है, तो फिर गामा पार्टिकल है। बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन बोरान 510 इज बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन से हमने इसको बम्बार्ड किया है, अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड, बताया है कि अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है। तो द रिजल्टिंग न्यूक्लियस हैज़ द मास नंबर, अब रिजल्टिंग न्यूक्लियस का मास नंबर क्या होगा। जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो मास नंबर क्या होता है, डिक्रीज बाय 4 होता है। याद रखिए, अपने साथ में लिखे, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है तो मास नंबर डिक्रीज बाय 4 होगा। यहाँ पर 10 है तो 10 - 4 = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन न्यूट्रॉन डिसोसिएट्स इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, वो कौन सा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है जहाँ पर न्यूट्रॉन जो है उससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ठीक है, तो बीटा एमिशन। याद रखें, जब बीटा एमिट होती है, बीटा पार्टिकल एमिट होती है तो न्यूट्रॉन जो है वो डिके होता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 12 रहेगा, वो बाद में करेंगे। स्पेसिफाई द पेरेंट डॉटर न्यूक्लियाई एंड एमिटेड पार्टिकल इन द गिवन रिएक्शन। हमें रिएक्शन गिवन है, एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, एक डॉटर है और एक पार्टिकल एमिट हुआ है। बताते हैं कि ये आप लोग स्पेसिफाई करें कि ये पेरेंट न्यूक्लियाई ये कौन सी है, डॉटर कौन सी है और ये एमिटेड पार्टिकल कौन सी है। एमिटेड पार्टिकल को अगर सबसे पहले आप देखें तो वो क्या है, 2 न्यूट्रॉन से और 2 प्रोटॉन से ना। ये देखें, 2 न्यूट्रॉन से और 2 प्रोटॉन से, तो ये कौन सा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है। ये बात तो बड़े वाज़ेह है। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब है कि गिवन ऑप्शन में से जो पहला में पेरेंट न्यूक्लियस गिवन है, फिर डॉटर न्यूक्लियस गिवन है, फिर एमिटेड पार्टिकल गिवन है। तो एमिटेड पार्टिकल में देखिए अल्फा पार्टिकल है, तो पहले 2 वाले ऑप्शन तो यहाँ से क्रॉस हो गए क्योंकि इसमें दोनों में न्यूट्रॉन गिवन है। अब या सी करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि सी करेक्ट है या डी करेक्ट है। तो देखें पेरेंट न्यूक्लियस को देखें, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 है। तो अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, इससे 146 + 92 करें, 146 + 92 करें तो ये 8 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, आई थिंक यस, ये 2 हो जाएगा। तो 238 आप लोगों को पता है यूरेनियम 238 बड़ा फेमस है, तो ये यूरेनियम है। डी हमारा करेक्ट आंसर है, थोरियम नहीं है, तो डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप MCQs को इजीली या जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 12 है कि यूरेनियम 23892 न्यूक्लियस एमिट्स 2 अल्फा पार्टिकल्स इनटू बीटा पार्टिकल्स एंड ट्रांसफॉर्म्स into a thorium nucleus. Which of the following is the mass number and atomic number of the thorium nucleus so produced? ये कहते हैं कि यूरेनियम 238 या चलो कोई भी एटम है लेकिन उसका जो मास नंबर है वो क्या है, वो 238 है और उसका जो एटॉमिक नंबर है Z वो 92 है। और अब इसने 2 अल्फा पार्टिकल्स एमिट किए और 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट किए और एक इससे थोरियम एटम बना। अब थोरियम एटम का एटॉमिक मास क्या होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा,
तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि अल्फा पार्टिकल के एमिट होने से एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4 होता है एक पार्टिकल से। तो अगर 2 पार्टिकल है तो डिक्रीज बाय 8। इसका मतलब है हम ए से 8 को माइनस करेंगे। अब और 2 बीटा पार्टिकल्स है तो 2 बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होता उसका, ठीक है, जब एमिट होता है। अब एटॉमिक मास को देखें। अल्फा पार्टिकल के एमिट होने से एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 होता है, तो 2 पार्टिकल से डिक्रीज बाय 4 होगा, 92 माइनस 4। और 2 बीटा पार्टिकल से, तो बीटा पार्टिकल जब एमिट होती है एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। 2 बीटा पार्टिकल है तो इंक्रीज बाय 2 प्लस 2 हम करेंगे, ठीक है, प्लस 2 करेंगे। तो 238 माइनस 8 इज इक्वल टू 230, ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये -2, तो यहाँ से 90 बन जाएगा। 230 और 90 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द डिके ऑफ अ न्यूक्लियस इज अकम्पनीड बाय द एमिशन ऑफ 2 बीटा पार्टिकल्स एंड अल्फा रेडिएशन। वही उसी तरह का कंसेप्ट है कि 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट है और एक अल्फा पार्टिकल है। व्हाट इफेक्ट डज दिस डिके हैव ऑन द प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूक्लियन नंबर ऑन द न्यूक्लियस। एटॉमिक मास पर क्या इफेक्ट होगा और एटॉमिक नंबर पर क्या इफेक्ट होगा, सिंपल यही पूछ रहे हैं हमसे। क्या एमिट हुए, 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए है और एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है। तो सिंपली हम देखते हैं, पहले प्रोटॉन नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं जी, और न्यूक्लियर नंबर को हम एटॉमिक मास बोलते हैं ए। अगर 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं तो एटॉमिक नंबर पर तो कोई इफेक्ट, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, इसके साथ +2 हो जाएगा, ठीक है। और एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल के एमिट होने से एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 होता है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। और अल्फा पार्टिकल के एमिट होने से ए पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि अल्फा पार्टिकल के एमिट होने से A-4 होता है, तो यहाँ से 2 के साथ कैंसिल, नेट इफेक्ट यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर अनचेंज रहता है और एटॉमिक मास डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन सी देखें, एटॉमिक नंबर जो है ये, ठीक है, एटॉमिक नंबर अनचेंज और एटॉमिक मास डिक्रीज होता है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा पार्टिकल इज बम्बॉर्डेड ऑन नाइट्रोजन 14 एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन 17 इज फॉर्म्ड, द पार्टिकल एमिटेड एज। नाइट्रोजन 14 के साथ हमने अल्फा पार्टिकल को ऐड किया है, बम्बॉर्डेड का मतलब यह है कि इसको ऐड किया है, ठीक है। और हमें आंसर मिला है ऑक्सीजन 17 और साथ साथ एक पार्टिकल भी एमिट हुआ है, तो वो वाला पार्टिकल कौन सा है। देखिए, अल्फा पार्टिकल के ऐड होने से एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ये एटॉमिक मास गिवन है, तो एटॉमिक मास इंक्रीज बाय 4 होता है, मतलब 14 + 4 होगा जो कि 18 बनता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 17 बना है तो 1 मिसिंग है, 1 प्रोटॉन मिसिंग है, तो वो प्रोटॉन क्या हुआ है, इसका मतलब है वो एमिट हुआ है, तो एमिटेड इज प्रोटॉन, ठीक है। अगर वो न्यूट्रॉन होता तो फिर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो फिर चार्ज को बैलेंस होने का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फेल हो जाता। अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होता तो क्या है, इलेक्ट्रॉन तो एमिट नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसका मास 0 है, तो मास नंबर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। पॉजिट्रॉन का भी मास इक्वल टू 0 है अप्रॉक्सीमेटली, तो उसका भी मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंस को यूज़ करें तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बगैर कैलकुलेशन के भी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 है कि इफ़ यूरेनियम 23392 डिकेज ट्वाइस बाय अल्फा एमिशन द रिजल्टिंग आइसोटोप्स विल बी। अगर यूरेनियम 233 वो 2 अल्फा पार्टिकल को एमिट करे तो रिजल्टिंग जो हमारा आइसोटोप बनेगा वो कौन सा होगा। रिमेंबर, अल्फा पार्टिकल के एमिट होने से क्या होता है, सिंपल हम देखते हैं। इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, वो 233 है और एटॉमिक नंबर क्या है, वो 92 है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल के 2 एमिट होने से एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 8 हो जाएगा, इससे 8 माइनस होगा और इससे 4 माइनस होगा, तो इससे 8 माइनस होकर क्या बन जाता है, ये 225 बन जाएगा और ये वाला बन जाएगा 88। तो देखिए, जो भी 225 और 88 हो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ रेडियोएक्टिव डिकेज इन्वॉल्विंग 2 अल्फा पार्टिकल्स एंड 1 बीटा पार्टिकल। 2 अल्फा पार्टिकल एमिट है, 1 अल्फा पार्टिकल एमिट है। जो न्यूक्लियाई बन जाता है रिजल्टेंट, उसको हमने फाइंड करना है। तो वही वाला तरीका है कि अल्फा की 2 अल्फा पार्टिकल से तो एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 8 और एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 4,
ठीक है, 2 अल्फा पार्टिकल है और 1 बीटा पार्टिकल है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 और एटॉमिक मास रिमेन सेम। तो 213 से आप 8 को माइनस करें, ये क्या बन जाएगा, 209 बन जाएगा। और ये क्या है, ये नीचे 85 है या क्या है, मैंने, चलो मैं ये हटा दूँ ना, ये लाइन, यस 85 है, ठीक है। तो 209 और 85 के साथ 1 को, 85 से आप किसको माइनस करें, 4 को माइनस करें, तो ये 81 बन जाता है। लेकिन अगेन इसको 1 ऐड करें क्योंकि 1 बीटा पार्टिकल भी है, तो 8 इक्वल टू 82। तो गिवन ऑप्शन में से देखें 209 82 का ऑप्शन कौन सा है, बी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि रेडॉन 220 इज रेडियो एक्टिव एंड डिकेज टू पोलोनियम 216 विद द एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। द इक्वेशन फॉर द रेडियो एक्टिव डिके इज शोन। ये इक्वेशन हमें गिवन है, इस तरह से डिके है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इन द रेडॉन एंड पोलोनियम न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहे हैं कि रेडॉन और पोलोनियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो सिंपल एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करें, ए माइनस जी करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। वेरी सिंपल। आर में 220 से 86 को माइनस करें तो क्या बन जाता है, 134 बन जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि दूसरे में 134 है ही नहीं। यहाँ पर देखें, इंटेलिजेंट बने थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, इन अल्फा डिके द रेशो ऑफ डिक्रीज इन प्रोटॉन नंबर टू द डिक्रीज इन न्यूट्रॉन नंबर इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब अल्फा डिके होती है तो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है बाय अ फैक्टर ऑफ 2, जबकि न्यूट्रॉन नंबर से मुराद मास नंबर है, वो किस चीज़ से डिक्रीज होता है, बाय 4 होता है। तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2, तो 1:2। क्वेश्चन नंबर 20, रेडॉन है और 86 to 22 है। डिकेज बाय अल्फा एंड बीटा एमिशन टू बेसमेथ, उससे बेसमेथ बन जाती है। फॉर द डिके ऑफ ईच न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड। अभी इसने बात को थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। पहले पूछते थे कि इतने अल्फा और इतना बीटा एमिट हुआ है तो रिजल्टेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या है। अब हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों रिजल्टेंट भी गिवन है और जो पेरेंट न्यूक्लियस का है वो भी गिवन है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कितने अल्फा एमिट है और कितने बीटा एमिट है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनिशियल हमारे पास एटॉमिक मास वो 222 है और एटॉमिक नंबर 86 है। फाइनल क्या है, ये 214 है और ये 83 है। तो 222 से अगर आप 214 को माइनस करें, इसका मतलब है कि एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 8, ठीक है, डिक्रीज बाय 8 टू 2 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। लेकिन 2 अल्फा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 4 होगा, तो 86 से 82 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 83 है, मतलब इंक्रीज बाय 1 है, तो इसका मतलब है 2 अल्फा पार्टिकल और 1 बीटा पार्टिकल। ऑप्शन बी, ये 2 है और 1 बीटा पार्टिकल है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा, फर्स्ट लेक्चर है, इतना लेंथी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। अगला क्वेश्चन है, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिके अकॉर्डिंग टू द स्कीम। चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर से कर लेंगे, ठीक है, आराम से, अब टाइम ज़्यादा लग जाएगा मुझे, तो इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।